हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हिस्ट्री का 6th लेसन बिगनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब ये लेसन में हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से इंडियंस में एक नेशनलिज्म जागरूक हुआ। जैसे जैसे इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ सोसाइटी में, तो इंडियंस के बीच में एक नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति भी वैसे ही जागरूक हुआ। लोग एक दूसरे के मिलजुलने लगे, कम्युनिकेट करने लगे, एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। दूसरे स्टेट्स के साथ हम स्टेट में जो दूसरे स्टेट्स के रिलीजन के लीडर्स हैं उनके साथ हमारा जो बातचीत होना चालू हुआ, उसमें से हमें एक अवेयरनेस हुआ कि किस तरह से हम इस ब्रिटिशर्स को भी चाहे तो इस हमारे कंट्री से निकाल सकते। तो वो जो जागरूकता लोगों में पैदा हुआ वो इस लेसन में हमें सीखने मिलेगा। अभी है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन ब्रॉट इंडिया अंडर वन रूफ। ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे रोड्स और रोड्स और कम्युनिकेशन के लिए पूरा फैसिलिटी किया था ताकि उनका खुद का फ़ायदा हो। रोड नेटवर्क बिल्टअप किया था और कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन्स का यूज़ होने लगा, लेकिन उससे हमें भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। हम लोग भी दूसरे लोगों से साथ दूसरे स्टेट के लोगों से या हमारे यहाँ पे आसपास के लोगों से सब हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए। तो ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन जो उन्होंने हम पर जो लागू किया था, उसके वजह से क्या हुआ था, हम इंडियंस सब लोग एकजुट हो गए। केम ब्रॉट इंडिया अंडर वन रूफ, मतलब हम लोग एकजुट हो गए। ड्यू टू वेरियस मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स इट ब्रॉट द पीपल टुगेदर, मतलब सब जगह आंदोलन सब चल ही रहे थे। जो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो लोग बाहर निकलने लगे, वो लोग आवाज़ उठाने लगे, उन लोग ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ बोलने लगे। तो इसके वजह से क्या हुआ, लोग एक दूसरे से के कनेक्ट हो गए। नेशनलिज्म डेवलप्ड अमंग द पीपल, लोगों में एक बोलते हैं ना देश के लिए प्यार आया, एक देशभक्ति जाग गई। Britishers have built network of roads and railways for their convenience, but it also benefited Indians too, मतलब भारतीयों के लिए भी बहुत आसान हुआ। ये जो रेलवे सब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था ना, सबसे पहले जो रेलवे स्टार्ट हुआ था पता है ना, मुंबई टू थाने जो रेलवे पहला स्टार्ट हुआ, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे रेल ट्रैक्स सब जगह डालकर उससे क्या हुआ, एक दूसरे से हम लोग भी कम्युनिकेट करने चालू किया। People from different parts came in contact and increase in communication grew nationalism, मतलब डिफरेंट पार्ट्स के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे। हम भारतीय एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे और जिसके वजह से हम लोग एक दूसरे का जो बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स एक दूसरे को बताने लगे, इसका क्या हल है, क्या क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही हमारे सर पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसे मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में जब हमने चर्चा एक दूसरे के साथ बातें करने लगे, हमारे अंदर अपने आप एक बोलते हैं ना नेशनलिज्म जाग हुआ। नेशनलिज्म का मतलब है देश प्रेम, देश के लिए हमारे लिए जो एक बोलते हैं ना एक क्या बोलते हैं नेशनलिज्म बोलेगा तो देश के लिए एक प्रेम जागरूक हुआ। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज एज द इंडियन वेल्थ वाज फ्लोइंग टुवर्ड्स इंग्लैंड, है ना। इकोनॉमिक जो हम लोग जो यहाँ पे जो भी फ़ायदा होता था वो कौन उठा रहे थे, पैसे का जो भी इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा था वो सब ब्रिटिशर्स उठा रहे थे, उसका लाभ पूरा ब्रिटिशर्स को था। और इसके वजह से क्या होता था, जो भी वेल्थ है, जो भी पैसा है, वो यहाँ से कहाँ जा रहा था, बाहर के कंट्री में, मतलब इंग्लैंड में जा रहा था। फार्मर्स वे फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स, फार्मर्स को मतलब जो किसान हैं उनको ज़बरदस्ती किया गया कि उन लोग कैश क्रॉप्स ही ग्रो करें ताकि उनको उससे फ़ायदा हुआ। अभी क्या कैश क्रॉप्स में क्या आएगा, टी आएगा, टोबैको आएगा, तो ये सब चीज़ें उनको जिससे उनका फ़ायदा हो सके। और कंटिन्यूस फैमाइन ब्रोक द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कंटिन्यूस फैमाइन मतलब काफ़ी वो टाइम पे बहुत यहाँ पे सूखापन होता था, तो उसके वजह से क्या होता था, किसानों का बहुत नुकसान होता था। और इसके वजह से वो बोलते हैं ना पूरा कमर ही तोड़ती है फार्मर्स का, मतलब वो लोग उनके पास कुछ पैसे बचते नहीं थे, गरीब से गरीब होते जा रहे थे।
ट्रेडिशनल इंडस्ट्री डिक्लाइन विच गेव राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था, जैसा कि मिल्स था, जहाँ पे बोलते ना हम लोग सब बहुत अच्छे थे कपड़े बुनने में, और कपड़ों का मिल्स था, वो सब धीरे धीरे क्या होने लगा, बंद होने लगा। और इसके वजह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेड द वर्कर क्लास, न्यू टैक्सेस वेर इम्पोज्ड ऑन मिडिल क्लास। कैपिटलिस्ट जो थे, जो भी जिसके पास पैसे थे इंडियंस के पास, उन लोग फिर क्या करने लगे, धीरे धीरे जो वर्कर क्लास है, जो नौकर चाकर है, या जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें पूरी तरह उनका फ़ायदा उठाने लगे। नया नया टैक्सेस उन पे डाला गया, जिसके वजह से मिडिल क्लास को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ डिसकंटेंट अमंग पीपल। उसके वजह से लोगों में बोलते हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ नफरत, गुस्सा, यही बढ़ता गया। तो ये है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। मत समझ में आना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो भी हम यहाँ पे कमा रहे थे, वो मतलब हमें पूरी तरह से निचोड़ कर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितना पैसा कमाते थे सब किधर फ्लो होता था, इंग्लैंड में फ्लो होता था। फार्मर्स को कैश क्रॉप्स ही ग्रो करना पड़ता था, जिससे उनका फ़ायदा हो। और फेमाइन आने की वजह से, मतलब सूखापन आने, बरसात ना होने के वजह से जो भी प्रॉब्लम होता था वो किसानों को फेस करना पड़ता था, जिसके वजह से वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे थे। ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ जैसे कि मिल्स है, कॉटन मिल्स है, वो सब बंद होने लगे, जिसके वजह से बेरोज़गारी बढ़ी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और इस जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, मतलब जो पैसे वाले लैंडलॉर्ड्स होते, ज़मींदार होते, उन लोग तो फिर उसका क्या फ़ायदा उठाने लगे। उन लोग जो वर्कर क्लास है, जो लेबरर्स है, उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने लगे, मतलब उनका फ़ायदा उठाने लगे। और उन पे भी मिडिल क्लास लोगों पे पूरी तरह से क्या बोला, नया नया टैक्स डाल के, इसके वजह से लोगों में एक बोलते ना, एक दूसरे के खिलाफ नफरत था, गुस्सा था, ये सब था। अभी वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में, न्यू आइडिया सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी वेर इंट्रोड्यूस्ड। वेस्टर्न एजुकेशन हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। वो एक बहुत अच्छा काम किया था ब्रिटिशर्स ने, कि यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन, और फिर ऐसा बोलते हैं ना, रेलवेज़ का, पोस्टल, ये सब जो चीज़ें उन्होंने की, भले उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए की हो, लेकिन उसका जो भी हो, हमने भी पूरा फ़ायदा उठाया। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से क्या, लोगों में एक नया न्यू मॉडर्न होने लगे, मतलब लोगों का जो सोच है वो बदलाव आने लगा, वो लोग थोड़ा मॉडर्न होकर सोचने लगे। जस्टिस के बारे में वो लोग सीखने लगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, मतलब सब लोग समान, एक जैसा ही होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, हर एक को हक है अपने हिसाब से जीने का। डेमोक्रेसी मतलब फ्री होना चाहिए, समझा, हर चीज़ के लिए हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। ये सब इंट्रोड्यूस हुआ वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू। रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या है, रैशनल मतलब लोग सोचने लगे कि हम रिलीजन को, कास्ट को सब साइड में रख के हम लोग लॉजिकल सोचना चाहिए, जो सही है उसे सही कहना चाहिए, जो गलत है उसे गलत मानना चाहिए, रिलीजन को उसमें बीच में नहीं लाना चाहिए। तो रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब कुछ भी हो, हमें हर किसी को क्वेश्चन करने का हक है, मतलब सवाल जवाब करने का हक होना चाहिए। कोई गलत हो तो उसे हम सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो साइंटिफिक एटीट्यूड में चेंज आया। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत बढ़ा। नेशनलिज्म मतलब देश के लिए जो प्रेम होता है, भावना होता है, वो बढ़ा, देश प्रेमी हो गए हम लोग। वेर एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस मतलब क्या क्या था, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, नेशनलिज्म, ये सब जो है वो इंडियंस को समझ में आने लगा। वो लॉजिकली होके सोचने लगा, उनको ऐसा लगा कि कोई गलत कर रहा है तो हम उस पर सवाल भी उठाना चाहिए, हमें ऐसे ही चुपचाप बैठना नहीं चाहिए, हमें सवाल उठाने का भी हक हमें मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं वो जो है। इक्वालिटी मतलब सब लोग एक जैसा ही, सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, लोगों में इंसानियत आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडियंस लोग अपनाने लगे। इंडियंस गॉट द फीलिंग दैट दे आर केपेबल टू कैरी आउट द प्रोग्रेस इन इंडिया। इंडियंस को खुद लगे कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें क्यों चाहिए ब्रिटिशर्स यहाँ पे, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग उतना काबिल है कि हम खुद ही प्रोग्रेस करेंगे, समझा, हम लोग खुद अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं, हम लोग खुद इस देश को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं।
इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज गॉट ए न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। फिर लोगों में जो इंग्लिश लैंग्वेज वेस्टर्न एजुकेशन हुआ तो मतलब लोगों को इंग्लिश सिखाने लगे, तो इंग्लिश नेचुरली का अभी है तो हमारा बोलते सेकेंड हाईएस्ट स्पीकिंग कंट्री में हम इंडियंस जाने जाते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस लोग अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि और वो इंट्रोड्यूस जब हुआ तो बहुत ही अच्छा एक मीडियम था कम्युनिकेशन के लिए। और इंडिया नाउ इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्पीकिंग कंट्री, मतलब इंग्लिश में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट स्पीकिंग कंट्री है। स्टडी ऑफ एंसाइंट इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद आता है एंसाइंट यानी इंडिया का जो पुराना हिस्ट्री। इंडिया तो बहुत बोलेगा तो 10,000 पुराना बोलते ना साल पुराना इंडियन हिस्ट्री है। एशियाटिक सोसाइटी जो लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था, वाज एस्टेब्लिश इन बंगाल बाय द ब्रिटिश। एशियाटिक सोसाइटी किसने एस्टेब्लिश किया था, कौन उसका फाउंडर था, बंगाल में था, ब्रिटिशर्स ने उसको ये किया था, फाउंड किया था। इंडिया एंड वेस्टर्न स्कॉलर स्टार्टेड टू स्टडी इंडियन कल्चर। और आज भी देखो वेस्टर्न लोग बहुत आते हैं इंडिया कल्चर के बारे में, उनको बहुत इंटरेस्ट है इंडियंस के कल्चर्स के बारे में, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में, हिंदू रिलीजन के बारे में जानने का। और बहुत वो लोग प्रभावित हैं, बहुत लोग को देखा रहेगा जो बोलते हैं ना आकर हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं, हमारे बोलते हैं ना ग्रंथों को पढ़ते हैं। जितना हम नहीं पढ़ते उससे ज़्यादा उन लोग को इंटरेस्ट है हमारे कल्चर के बारे में, मतलब वो लोग काफ़ी डीपली नॉलेज रखना पसंद करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, पर्शियन एंड अदर लैंग्वेजेस वेर एग्जामिन्ड एंड रिसर्च वेर पब्लिश। उसका मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब पहले जो लिखा जाता था संस्कृत में, उसको ट्रांसलेट करके रिसर्च किया गया, फिर उसको पब्लिश किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में। डॉक्टर बाऊदाजी लाड, डॉक्टर आर.जे. भंडारकर जो स्कॉलर्स थे वो टाइम पे मेड डीप स्टडी ऑफ एंसाइन इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के बारे में ज़्यादा डीपली स्टडी करने चालू किया, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, उसका रूट्स क्या है, कहाँ कहाँ पे वो फैला हुआ है इंडिया, तो वो सब के बारे में डीपली उन लोग स्टडी करने लगे। वी आर ब्लेस्ड विथ आवर एंसाइन ट्रेडिशन। और हमें अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानना चाहिए कि हमारे पास एक एंसाइन ट्रेडिशन है, अपना खुद का एक आइडेंटिटी है हम इंडियंस के पास। द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आज भी लास्ट 100 सालों से पुणे में वर्क कर रहा है। हमारे मतलब पूरा एंसाइन बहुत कुछ बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे लिखा गया था पूर्वजों ने। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है, वहाँ पे मैं बोलते हैं कि 6,000 10,000 कुछ ग्रंथ थे, एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है नंबर्स, लेकिन उतने सारे ग्रंथ थे जो मोहम्मद खिलजी जो आए थे अरब से, मतलब वो साइड से, उन्होंने पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। और उसको जलने में बोलते 6 महीने पूरे लग गए थे करके, मतलब इतने सारे उसके अंदर बुक्स थे, किताबें थे। और आपको पता है ना ज़ीरो जैसा नंबर्स वो सब इंडियंस के देन है, डेसिमल पॉइंट्स जो है वो इंडियंस के देन है पूरे वर्ल्ड को। तो इंडियंस मतलब काफ़ी तभी से ही बहुत बोलते हैं ना हम लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, तो बहुत कुछ जो था वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में बहुत प्रिंटेड थे, सब थे, लेकिन क्या बहुत सारे बुक्स थे जो जला दिया गया जो आज काम आता था। अभी कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर, English and vernacular newspaper and periodicals were published through which political and social awakening took place। मतलब इंग्लिश और वर्नाकुलर मतलब अलग अलग भाषा में, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, ऐसा अलग अलग भाषाओं में न्यूज़पेपर्स छापने लगे। और पीरियडिकल्स मतलब वही मैगजीन्स जैसा वो पब्लिश होने लगे, जिसमें से लोग अपने पॉलिटिकल और सोशल अवेकनिंग, लोगों में एक जागरूकता जगाना ज़रूरी था लोगों में। तो वो लोग जो हमारे लीडर्स थे वो उस न्यूज़पेपर थ्रू लोगों में वो जागरूकता लाने की कोशिश करते थे। न्यूज़पेपर जैसा कि दर्पण, प्रभाकर, हिंदू केसरी, महारता स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। मतलब ये सब न्यूज़पेपर के थ्रू हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने शुरुआत किया। केसरी, महारता ये पता है ना आपको, अपना बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया हुआ न्यूज़पेपर था। तो ये सब न्यूज़पेपर के थ्रू हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने शुरू किया। तो ये जो न्यूज़पेपर है उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि न्यूज़पेपर वो ज़माने में सब लोग पढ़ते ही थे।
तो इंग्लिश में भी होता था और जो भाषा में उनको समझ में आता है वो भाषा में भी होता था। ये लेसन थोड़ा बड़ा है, तो आपको मैं बाकी के पोर्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये लेसन जो मैंने एक्सप्लेन किया है समझ गया होगा। अगर आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।